वेलकम टू मैथमेटिक वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्न में से किस समीकरण पर लागू होता है। देखिए, इन्हें बताना है आपको कि डाल्टन ने जो आंशिक दाब का नियम दिया हुआ था वह किस पर लागू होता है। तो पहले तो बात करते हैं कि डाल्टन के द्वारा जो दिया गया आंशिक दाब का नियम है वो क्या था। तो डाल्टन के द्वारा जो दिया गया आंशिक दाब का नियम है उसमें उन्होंने बोला था कि जब दो या दो से अधिक गैसें कोई भी हो वो आपस में क्या करती हैं, क्रिया करती हैं, मतलब परस्पर क्रिया करने वाली दो गैसों का जो दाब होता है सेपरेट दाब, मतलब इसका अलग दाब इसका अलग दाब, आंशिक दाबों की बात करेंगे, इसका अलग सेपरेट इसका अलग सेपरेट, इनके कुल दाब के कैसा होता है, बराबर होता है। इसके कुल दाब के कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। यदि हम कोई दो गैसें हैं उनकी आपस में हमें क्रिया करानी है, क्रिया नहीं करती हैं वो, तो हम क्या करते हैं, इन पर दाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। तो परिणाम स्वरूप जो कुल दाब होगा वो कैसा होगा, आपका बराबर होगा। तो ये था क्या, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो उन्होंने बोला है कि इसमें से कौन सा समीकरण इसको लागू करता है। तो इसमें आपका क्या रहेगा, CO प्लस H2। CO और H2 आपस में क्रिया नहीं करती हैं। CO और H2 सामान्य स्थिति में आपस में क्रिया नहीं करती हैं। इन्हें क्रिया कराने के लिए एक अत्यधिक ताप, एक उच्च ताप की जरूरत पड़ती है, साथ में एक दाब की जरूरत पड़ती है। ताप और दाब की जरूरत पड़ती है, अर्थात ये हमारा आंशिक दाब के नियम को फॉलो करता है। बाकी ये सारी जो आपके पास गैसें दी हुई हैं या ये अम्ल दिया हुआ है, ये सब क्या है, ये सामान्य स्थिति में भी क्या कर लेती हैं, क्रिया कर लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम किसी दिए गए बल क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो उसके दाब में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, तो सबसे पहले तो हम दाब की बात करें तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है। दाब बराबर होता है आपका आरोपित बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है आपका, बल बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखने पे हमें इनसे पूछ रहे थे कि बल के क्षेत्र में क्या परिवर्तन होता है। बल कह रहा है आपका दाब में क्या परिवर्तन होगा यदि हम उसका क्षेत्र क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो देखिए, दाब और क्षेत्रफल में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो जो दाब है वो दाब के साथ आपका व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए नीचे लिखा हुआ था 1 बटा क्षेत्रफल, मतलब कैसा हो गया ये, व्युत्क्रमानुपाती। क्या हो गया ये, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात दाब जो होता है वो क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ कहा जाए कि क्षेत्रफल में यदि कमी होगी, क्षेत्रफल में कमी होगी तो दाब कैसा हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। दाब कैसा हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, आपका क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है, क्षेत्र बढ़ रहा है, क्षेत्र बढ़ेगा तो दाब कैसा हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो सिंपल है, आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन में कितना आवेश होता है। तो प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है। तो पहले तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है, सबसे पहली बात तो क्या करें, वो धन आवेश होता है। क्या होता है, धन आवेश। धनात्मक आवेश प्रोटॉन में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, आपका ऋणात्मक। जितना धनात्मक आवेश प्रोटॉन में पाया जाता है उसके अपोजिट ऋणात्मक आवेश उतना ही किसमें पाया जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो आंसर रहेगा कि प्रोटॉन में कितना आवेश होता है। तो प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
प्रोटॉन में पाया जाता है। वो कैसा पाया जाता है? आपका धनावेश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? निम्न में से कौन आपका एक समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? तो देखिए, ये जो होता है आपका गति का प्रथम नियम है। क्या होता है? ये गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण होता है। ये जो होता है आपका, वो क्या होता है? गति का द्वितीय समीकरण होता है। और ये जो होता है वो आपका गति का तृतीय समीकरण होता है। देखिए, v बराबर u प्लस ए टी, ये हो गया पहला समीकरण। s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये होता है दूसरा समीकरण। और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है आपका गति का तृतीय समीकरण। तो ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण, ये दूसरा समीकरण है, और ये कैसा है? तीसरा समीकरण है। अर्थात ये कोई आपका समीकरण नहीं है। अर्थात एक समान त्वरित गति का समीकरण कौन नहीं है? तो वो है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है? तो देखिए, बाईं ओर, सबसे बाईं ओर कौन है? आपका हाइड्रोजन उपस्थित होता है। और हाइड्रोजन ही क्या है? आपका एक अधातु है। अर्थात यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा कि हाइड्रोजन।
आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती धातु अधातु कौन है आपकी? वो है आपकी हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 ओम प्रतिरोध वाली एक तार को दुगना मोटा कर दिया जाए तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे प्रतिरोध जो होता है, तार का प्रतिरोध ये अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं? तार की लंबाई से। तार की लंबाई की कैसा होता है? ये अनुक्रमानुपाती होता है। और जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध ही तार की मोटाई से कैसा होता है आपका? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती, 1/, मोटाई। मोटाई का है, यहाँ उसे रेडियस में ले लें कि रेडियस, यदि तार की रेडियस में परिवर्तन किया जाता है, यदि रेडियस को बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध कैसा होता है? कम होता है। यदि इसको घटाया जाता है तो प्रतिरोध कैसा होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ बात करने वाले हम 9 ओम प्रतिरोध वाली एक तार को दुगना मोटा कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ रिलेशन क्या होता है कि यदि तार की मोटाई को पृष्ठ काट का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ काट का क्षेत्रफल, उसको यदि आप क्या करते हैं? दुगना करते हैं। क्या कर देते हैं? दुगना कर देते हैं। तो आपका प्रतिरोध जो होता है 1/4 हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? 1/4। तो यहाँ पे आपका कितना था पहले? आपका प्रतिरोध 9, तो 9 का 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2.25 ओम। ये आपका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि यहीं हम कहते कि यदि तार का पृष्ठ क्षेत्रफल या मोटाई को ना बढ़ाते हुए हम क्या करते? तार की लंबाई को दुगना कर देते हैं, लंबाई को दुगना कर देते हैं, तो प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध भी कैसा हो जाता है आपका? दोगुना ही हो जाता है। क्या होता है? प्रतिरोध भी आपका दोगुना होता है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? तो ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई कौन सी होती है आपकी? तो वो होती है आपकी किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ही क्या होती है? आपकी वाणिज्यिक इकाई होती है। और ध्यान रखिए 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है आपका 1 किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल में लिया जाता है। मात्रक क्या होता है आपका? जूल होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं वाणिज्यिक इकाई, तो वाणिज्यिक इकाई किसको सम्मिलित किया गया है? KWH को, किलोवाट घंटा। ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। देखिए कॉपर सल्फेट के बारे में बात करें तो कॉपर सल्फेट तो होता है आपका CuSO4, ये हो गया कॉपर सल्फेट। लेकिन जल योजित मतलब इसमें जल के अणुओं को सम्मिलित करना है। तो कितने जल के अणु सम्मिलित रहते हैं इसके साथ? तो इसके साथ सम्मिलित रहने वाले जल के अणु कितने होते हैं? 5। अर्थात आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। CuSO4.5H2O, 5H2O, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसी को नीला थोथा भी कहा जाता है। नीला थोथा, नीला थोथा भी इसको कहा जाता है। और इसका उपयोग क्या होता है नीले थोथे का? तो नीला थोथा जो होता है वो जीवाणु, शैवाल, जड़, पादपों, घोंघे, कवक, इन सभी को नष्ट करने में इसका क्या होता है? उपयोग हो जाता है। ठीक है, किसका? नीले थोथे का। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4.5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव कहाँ प्रवेश करता है? मतलब कहाँ जाता है ये से? तो देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो केवल पुरुषों में पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ होती है? केवल पुरुषों में पाई जाती है। जो कैसी होती है? आपकी अखरोट के समान होती है, अखरोट के आकार की होती है। कैसी होती है? अखरोट के आकार की होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि केवल कहाँ पाई जाती है? आपकी पुरुषों में पाई जाती है। प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है इससे निकलने वाला जो स्राव है वो स्राव एक दूधिया कलर का होता है, दूधिया रंग का, जो शुक्राणुओं को भोजन का कार्य करता है। जो स्राव होता है, ये स्राव का कार्य क्या होता है? ये शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं को भोजन का कार्य करता है, मतलब भोजन देने का कार्य करता है, मतलब उसी का शुक्राणु ग्रहण करते हैं। ठीक, इसके अलावा इनका प्रवेश कहाँ होता है इसका? तो जो आपका श्वेत दुधिया कलर का जो आपका स्राव हुआ है वो कहाँ जाता है? तो वो जाता है आपका मूत्राशय में, सॉरी मूत्र मार्ग में। किसमें जाता है? मूत्र मार्ग में। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी उपधातुएं हैं?
तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो पहले तो बात करते हैं आवर्त सारणी की। जो पुरानी आवर्त सारणी थी उस आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी में 6 उपधातुओं को रखा गया था। क्या रखा गया था? 6 उपधातुओं को रखा गया था। लेकिन नई जो आवर्त सारणी है, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 उपधातुएं हैं। कितनी हैं? 7 उपधातुएं हैं, जिनके बारे में हम बात करें तो एक है बोरोन, एक है सिलिकॉन, एक है जर्मेनियम, एक है आपका आर्सेनिक, एक है आपका एंटीमनी, एक है आपका टेल्यूमियम और अगला है आपके पास पोलिनियम। इस तरीके से जी आपकी कुल 7 उपधातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में सम्मिलित किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि तरंगें होती हैं, मतलब हवा में ध्वनि तरंगें किस प्रकार से ट्रेवल करती हैं। तो इसके बारे में बात करने हैं कि हवा में ध्वनि तरंगें किस रूप में ट्रेवल करती हैं। तो देखिए, चाहे द्रव हो या फिर गैस हो, द्रव और गैस में जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य रूप में ट्रेवल करती हैं। किसमें? अनुदैर्ध्य में। तो हमारा आंसर होगा अनुदैर्ध्य। और इनको जो कहते हैं हम क्या नाम से जानते हैं? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों के नाम से जानते हैं। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें कहा जाता है। और यदि यही बात करें हम, यदि माध्यम चेंज कर देते हैं और माध्यम लेते हैं ठोस, तो ठोस माध्यम में ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो किस तरीके से अनुप्रस्थ के रूप में क्या करती हैं? ट्रेवल करती हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है फिलहाल अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होता है। देखिए, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होता है, उसको पता करना है। देखिए सोडियम, तो सोडियम के बारे में बात करें तो सोडियम का होता है इलेक्ट्रॉन कितने? 11 है। इनका विन्यास लिखेंगे हम तो 281 ये होगा। अगला है आपके पास एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम कितना होता है? इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 13। तो क्या लिखा जाएगा? 283। अगला है आपके पास आर्गन, तो आर्गन का होता है कितना? 18। इसको लिखा जाएगा 288। अगला है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का होता है 12। इसको लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? 282। देखिए, हमें चाहिए क्या था आपका? 283। तो 283 किस में आया आपका? एल्युमिनियम में। तो एल्युमिनियम आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सूत्र के बारे में बात करना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, CaOH का होल ट्वाइस। इसी को कास्टिक लाइम भी बोला जाता है। कास्टिक लाइम भी इसको बोलते हैं। ये एक अकार्बनिक तत्व है या यौगिक है? कैसा है? अकार्बनिक। ये अकार्बनिक यौगिक होता है, अकार्बनिक। तो करेक्ट आंसर है CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या हड्डियों को जोड़ता है। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए क्या काम करता है आपका? स्नायु बंधन। क्या होता है? स्नायु बंधन जो होता है हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। इसी को हम बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट के नाम से जानते हैं। लिगामेंट जो होता है हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। कुछ और भी होते हैं इस प्रकार से, जैसे कि बोला जाए हमारा कंडरा। ये क्या करता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है कौन? आपका कंडरा। दूसरा होता है आपका संपट। ये संपट के नाम से जाना जाता है। ये मांसपेशियों को मांसपेशी से ही जोड़ने का काम करता है। मांसपेशी को मांसपेशी से ही जोड़ने का कार्य करता है, वो होता है आपका संपट। ठीक है। स्नायु बंधन और हड्डियों के जोड़ने का जो अध्ययन होता है, स्नायु बंधन बोले हम या हड्डियों को जोड़ने का जो नियम होता है उसके बारे में या अध्ययन होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है आपका सिंडेस्मोलॉजी। सिंडेस्मोलॉजी क्या बोला जाता है? सिंडेस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किसको? स्नायु बंधन को या हड्डियों से जोड़ने के संबंधी अध्ययन को क्या बोला जाता है? सिंडेस्मोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है? तो देखिए धातुओं में सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन होती है? आपकी चांदी होती है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चांदी। चांदी सबसे अधिक सुचालक होती है। क्यों होती है? क्योंकि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। लेकिन जो हमारे वायर वगैरह हैं, तार वगैरह हैं, वो एल्युमिनियम के, तांबा, टंगस्टन, इन धातुओं के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये सस्ते पड़ते हैं। ये क्या पड़ता है? आपका कॉस्टली पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छा सुचालक कौन है? आपका चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे इस्तेमाल होता है। बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त इकाई या यूनिट ऊर्जा की बात कर रहे हैं। यूनिट ऊर्जा निकालना है। तो यूनिट ऊर्जा क्या होती है? यूनिट ऊर्जा होती है किलोवाट घंटा। क्या होता है ये? किलोवाट घंटा। मतलब ऊर्जा को हम काय में व्यक्त करें, किलोवाट घंटा में यदि व्यक्त कर देंगे तो वो हमारा यूनिट कहलाएगा। तो यहाँ से देखिए घंटे तो उपलब्ध हैं 6, बस बल्ब का जो वाट दिया है वो किस में दिया है? वाट को, बल्ब को वाट में दिया है, उसको किलोवाट बदल लेते हैं तो 60 वाट है। इसको किलोवाट बना लेते हैं तो 60 बटा कितना हो जाएगा आपका? 1000। बनाइए किलोवाट घंटा, तो क्या होगा? 60 बटा 1000 गुणा 6 घंटे। समय कितना दिया था? 6 घंटे। दोनों को हमने आपस में गुणा कर दिया है तो कैंसिल करेंगे 36 बटा 100, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.36। ये आ गया आपका 0.36। इतना यूनिट क्या करेगा ये बल्ब? प्रतिदिन इतना यूनिट जलाएगा। तो क्या हो गया आपका आंसर? 0.36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्न में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? देखिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, ऑक्सीजन को शरीर में प्रवेश करने के लिए ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो देखिए कुछ कारण हैं, जैसे कि भय, आप कहीं डर जाते हैं, किसी चीज़ की चिंता करते हैं, और इसके अलावा यदि आप व्यायाम करते हैं या आप किसी प्रकार की उत्तेजना होती है आपके मन में, इन स्थितियों में क्या होगा? आपका एक हार्मोन स्रावित होता है जिससे क्या होती है? हृदय की गति बढ़ जाती है। हृदय की गति कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। इसे बोला जाता है आपका एड्रेनलाइन। एड्रेलिन भी बोलते हैं इसे, एड्रेलिन भी बोला जाता है, एड्रेनलाइन भी बोलते हैं। तो एड्रेनलाइन जो आपका हार्मोन्स होता है यह हृदय की गति को बढ़ा देता है। ध्यान रखिएगा कि हृदय की गति को मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका ECG। ECG टेक्नोलॉजी का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, जिससे हृदय की गति को मापा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकोर्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकोर्डियोग्राफी ECG क्या बोला जाता है? ECG, इलेक्ट्रोकोर्डियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कृमि के कारण पीलपाँव नामक रोग होता है? तो पीलपाँव क्या होता है? तो पीलपाँव के द्वारा जब पीलपाँव रोग होता है तो पीलपाँव वाले रोग में रोगी की जो शरीर है उसके पैर हाथी के समान हो जाते हैं, हाथी के समान मोटे हो जाते हैं। इसे पीलपाँव रोग बोला जाता है। इसके अलावा हाथ, पैरों के अलावा नॉर्मलता तो पैर होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? इनके हाथ जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? बहुत भारी हो जाते हैं, हाथी के समान हो जाता है, इसलिए इसको पीलपाँव या फिर हाथी पाँव रोग बोला जाता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है इसमें, इस रोग में अंडकोश भी आपके कैसे हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा स्तन भी कैसे हो सकते हैं? आपके बड़े हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, बहुत आकार में बहुत बड़े हो जाते हैं, इसलिए इसको हाथी पाँव या पीलपाँव बोला जाता है। आप देखिए ये किसके कारण होता है? तो ये मच्छर के द्वारा जो इसके कीड़े जो फैलते हैं उनके द्वारा हो जाता है। वही होता है किससे? आपका गोल कृमि के कारण। किसके कारण होता है? तो गोल कृमि के कारण यह रोग होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका गोल कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो देखिए किसी पदार्थ में उपस्थित
उस पदार्थ की मात्रा को उसका क्या कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। ये तो द्रव्यमान की क्या है, डेफिनेशन ही है। डेफिनेशन में ही ये बताया गया है कि द्रव्यमान किसे कहा जाता है। तो किसी पदार्थ में उस पदार्थ की जो मात्रा होती है, उपस्थित मात्रा को ही क्या बोला जाता है, द्रव्यमान बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुबाह्य बनाता है, सुबाह्य बनाता है। तो देखिए, गैसों के अंदर जो गुण पाए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो गैसों का कोई आकार होता नहीं है, तो ये तो गुण ही नहीं पाया जाता है। आयतन उनका कोई निश्चित होता नहीं है, इसलिए ये भी गुण नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं हम कि होता क्या है। तो गैसों का वह गुण होता है संपीड़ितता। संपीड़ितता आपका ये करेक्ट आंसर है, जो क्या करता है ना, सुबाह्य बनाता है, सुबाह्य बनाता है। तो संपीड़ितता होती क्या है, तो संपीड़ितता होती है कि गैसों के जो अणु हैं या कण हैं, गैसों के जो कण हैं, परमाणु हैं, वो कैसे होते हैं, एक निश्चित गैप के बाद होते हैं। मतलब उनमें क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में खाली स्थान होता है, जिससे इन्हें प्रेस किया जा सकता है, मतलब दबाया जा सकता है, और ये दबते हैं। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, आपकी संपीड़ितता कहलाती है। जो अंतराणिक अवकाश कहलाता है, वही क्या कहलाती है, आपकी संपीड़ितता होती है। इसमें ये सुबाह्य होते हैं, सुबाह्य होते हैं मतलब फैल जाते हैं, बह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोध 5 ओम, 6 ओम, 4 ओम एक श्रेणी में जोड़े जाते हैं, कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखिए, यहाँ पर श्रेणी में जोड़े जाते हैं। जब श्रेणी यदि अकेला लिखा है तो ये क्रमागत श्रेणी समझ सकते हैं। हम क्या समझ सकते हैं, क्रमागत श्रेणी, क्योंकि दो तरीके से प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, एक क्रमागत श्रेणी से और एक होती है आपकी समांतर श्रेणी से। देखिए, क्रमागत श्रेणी में सीधा आर का वैल्यू निकालते हैं हम, तो क्या निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितने भी प्रतिरोध होते हैं सबको जोड़ लेते हैं डायरेक्ट, तो वो हमारा कुल प्रतिरोध निकल जाता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, 5 6 5 11 और 4 15, 15 ओम आपका क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 15 ओम। देखिए, इसमें 15 ओम, उम्र गलत टाइप हो गया है, तो 15 ओम आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यदि इन्हीं को हम कैसे जोड़ते, समांतर श्रेणी में जोड़ते, तो ये होता है आपका 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी प्रकार से और भी प्रतिरोध होते तो वो भी जुड़ते। ये जुड़ते किसमें, आपका समांतर श्रेणी में। यदि समांतर श्रेणी में उनको संयोजित किया जाता है तो इस प्रकार से जोड़ा जाएगा, और यदि आपका क्रमागत तरीके से है तो सामान्य तरीके से इसको जोड़ा जा सकता है। तो ये आपका